हेलो बच्चों, मैं आमिर जीदड़ और आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी बुक की। बच्चों, इस एनसीईआरटी बुक के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात हम लोग ये कि आप एनसीईआरटी बुक क्यों पढ़ें, क्योंकि आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते नहीं है। और दूसरी बात ये कि आप एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़ें, क्योंकि वो आपको पता नहीं है। तो बच्चों, इन दोनों चीजों के बारे में लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। पूरी की पूरी ध्यान से सब बातों को सुनिएगा और उसके बाद सुनने के बाद आपको ये बाद में अप्लाई करनी है, इसको फिर अप्लाई करिएगा। तो पहले मैं सबसे पहले आता हूं इस बात पर कि भाई आप एनसीईआरटी बुक को क्यों पढ़ें, क्या है वजह कि आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी चाहिए। बच्चों, इस वजह को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल का सहारा लेता हूं, बहुत ढंग से सुनना। सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं मैं कि बच्चों, कई बार आपने सुना होगा या आपने फील किया होगा कि आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, कोई न्यूमेरिकल आपसे नहीं बन रहा है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा या न्यूमेरिकल नहीं बन रहा तो आप क्या समझते हो, उसकी वजह क्या है, क्यों क्वेश्चन नहीं हुआ। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो उसकी दो वजह हो सकती हैं। या तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आई कि भाई वो आदमी जिसने क्वेश्चन पूछा वो एक्चुअली कहना क्या चाहता है, यानी कि क्या वो आपसे पूछना चाहता है, क्या उसमें लिखा है वो ठीक है आपने पढ़ लिया, अंग्रेजी में पढ़ लिया, लेकिन एग्जैक्टली क्या बात वो करना चाह रहा है वो आपको समझ नहीं आया। बहुत बारी बच्चों के साथ ऐसा होता है कि लैंग्वेज ही समझ नहीं आती, क्वेश्चन में यही समझ नहीं आता कि करना क्या है। चलिए, इसके बाद दूसरी वजह क्वेश्चन नहीं होने की ये हो सकती है कि आपको बच्चों कॉन्सेप्ट की या फिर फॉर्मूले की नॉलेज नहीं है। आपको नहीं पता साहब कि उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, या आपको नहीं मालूम कि उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मेरे ख्याल से ये दो वजह होती है कि आपसे क्वेश्चन नहीं होते। क्लियर है ना कि भाई आपसे क्वेश्चन क्यों नहीं होता, तो उसकी दो वजह, या तो लैंग्वेज समझ नहीं आई क्वेश्चन की, या फिर आपको कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला नहीं मालूम। अब एक बात और सुनिए, इसके बाद आपने कहावत सुनी होगी या लोग या बच्चे आपस में डिस्कस करते रहते हैं, मेजर क्राउड ऐसी बात करता रहता है कि भाई एनसीईआरटी बुक तो समझ ही नहीं आती। अब एनसीईआरटी बुक समझ नहीं आती और तब आप क्वेश्चन करने बैठते हैं तो क्वेश्चन समझ नहीं आता। मतलब कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन है कि अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है तो पक्के से आपको क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी बुक को समझ आना चाहिए, एनसीईआरटी बुक को समझना चाहिए। और एनसीईआरटी बुक अगर आप समझ गए, यानी कि ये वाला काम अगर आपने कर लिया, तो काफी हद तक पहला स्टेप खत्म, पहले स्टेप का काम हो गया। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ जाएगी, और क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आपको समझ आ गई या आपको पता लग गया कि हाँ करना क्या है या कैसे क्या उसने पूछा है, तो फिर आप कॉन्सेप्ट या फिर फॉर्मूला तो अप्लाई कर ही सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम कि लैंग्वेज समझ नहीं आना, मतलब आप एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी चाहिए। पहली वजह कि एनसीईआरटी बुक क्यों पढ़े। दूसरी वजह मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं यहां से। डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक की जो लाइंस लिखी हुई हैं वहां से वो क्वेश्चंस उठाते हैं और सिमिलरली वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत बारी सीबीएसई में बात कर लीजिए, नीट की बात कर लीजिए, जेईई की बात कर लीजिए, हर जगह पर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लिया जाता है। यहां से वो थोड़ा सा उसको चेंज कर देते हैं, बट क्वेश्चन डायरेक्ट कहां से होता है, वो एनसीईआरटी लैंग्वेज से होता है। तीसरी मुख्य वजह क्या है कि आप एनसीईआरटी बुक क्यों पढ़े, कि भाई इसमें पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन है, कोई फालतू की बकवास नहीं की हुई है। साफ साफ शब्दों में देश के पढ़े लिखे लोगों ने इसको लिखा है, पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है। तो ये कुछ कारण है, और भी वजह हो सकती है, ये मुख्य कारण है कि आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी चाहिए। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको लैंग्वेज समझ आनी चाहिए, और आपको लैंग्वेज समझ आनी चाहिए तो आपको एनसीईआरटी बुक समझ आनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको मैंने बताया कि मुद्दा कि अब क्यों पढ़िए भाई एनसीईआरटी बुक पढ़नी जरूरी क्यों है। अब फिजिक्स की बात कर लूं मैं तुमसे, तो वहां पर कई दफा ऐसा होता है कि तुम क्वेश्चन को पढ़ लेते हो, एक बार पढ़ लिया, अब ये नहीं मालूम करें क्या, फिर दोबारा से पढ़ लिया, अब ये नहीं मालूम करें क्या। तो बच्चों, उसकी लैंग्वेज को आप नहीं समझ पा रहे हो कि वो क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, पूछना क्या चाहता है। उसकी समझ के लिए, उस लैंग्वेज की समझ के लिए आपको क्या फॉलो करना चाहिए, आपको फिर एनसीईआरटी बुक फॉलो करनी चाहिए कंप्लीट। इसको अगर आप समझ जाते हैं तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ ही जाएंगे। अब आपको मैं बताता हूं कि भाई ये तो बात ठीक है सर, ये तो हमें कंफर्मली पता लग गया कि हम लोग एनसीईआरटी बुक क्यों पढ़े। अब मैं आपको बताता हूं कि एनसीईआरटी बुक कैसे पढ़े, ये होगा कैसे, ये प्यार कैसे आएगा कि हम लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ना स्टार्ट कर दें, या कैसे उसको समझे, कैसे पढ़ें। एनसीईआरटी बुक कैसे पढ़ें, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या किसी भी सब्जेक्ट की हो। प्लस मैं आपको साथ साथ ये भी सिखाने जा रहा हूं कि किसी भी सब्जेक्ट को कैसे सीखें, क्या प्रोसेस होता है, क्या तरीका होता है पढ़ने का, वो बात भी मैं आपको साथ साथ इसमें सिखाते जा रहा हूं। खैर, इसको मैं सेपरेटली भी कभी डिस्कस करूंगा, आपसे बात करूंगा, लेकिन अभी मैं इसमें बता देता हूं कि एनसीईआरटी बुक कैसे पढ़े। उसके कुछ 3 मंत्र हैं। ये तीनों मंत्र अगर आपने ढंग से समझ लिए, सुन लिए और फुल अप उसका ले लिया, तो गारंटेड आप लोग इतने ज्यादा समझदार हो जाएंगे कि फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाया करेंगे। सबसे पहला स्टेप है सेल्फ स्टडी। ओहो सर, ये तो हमें मालूम है, लेकिन मेरी बात सुनना, मैं कौन सी सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं उस पर जरा ध्यान देना।
बच्चों ये सेल्फ स्टडी आपकी है आपके लेक्चर से, जिस क्लास में आप पढ़ते हैं, जिस लेक्चर में जिस टीचर से आप पढ़ते हैं, उस टीचर के क्लास लेने से पहले की। खुद से पढ़ना है क्या? जैसे मान लीजिए मैं सिखाने जा रहा हूं, फॉर एग्जांपल मुझे आपको ओम्स लॉ सिखाना है। अगर मैं आपको ओम्स लॉ सिखाऊंगा तो अब आपको ओम्स लॉ मतलब मान लीजिए मैं कल ओम्स लॉ सिखाऊंगा, तो आपको आज इस एनसीईआरटी बुक से खुद से ओम्स लॉ को पढ़ना है। टीचर से पहले पढ़ना है टॉपिक को। आप ओम्स लॉ घर पे एकदम से पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, पहले आप जो पूरा एक पैराग्राफ लिखा होता है एनसीईआरटी में या फिर एक पेज लिखा होता है, पूरे एक पेज को स्पीड में पढ़ लेंगे। सेल्फ स्टडी करने का तरीका बता रहा हूं मैं। क्या पढ़ना है? वो टॉपिक जो क्लास में होगा वो उसको पहले पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है? पहले आप एनसीईआरटी का पूरा पेज पढ़ लीजिए, तब आप एनसीईआरटी का पूरा पेज पढ़ लेंगे एक बारी नॉर्मल रीडिंग, फिर उसको दोबारा से जाके एक एक लाइन को ढंग से समझते हुए कि वो उस लाइन में कहना क्या चाह रहा है, एक को जो वर्ड्स लिखे हो उस वर्ड्स के मतलब क्या है, डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हो, किसी रेफरेंस बुक से उसकी डेफिनेशंस उठा सकते हो, इंटरनेट की सहायता ले सकते हो, लेकिन उस लाइन के मतलब को समझने के लिए काम करें। ऐसा नहीं कि तुम लोग फिर वहां पे किसी चीज में खो गए हो इंटरनेट पे जाकर के, नहीं। आपको उस लाइन के मतलब को समझना है। ओम्स लॉ को आपको पढ़ के एकदम से अपने तरीके से, आपका खुद का सेल्फ, खुद की नॉलेज, खुद का दिमाग लगा करके पढ़ के आपको फिर अगले स्टेप पे जाना है। फिर आपको जाना है क्लास में। पहला स्टेप क्या था? सेल्फ स्टडी करना, यानी कि क्लासरूम में जाने से पहले पढ़ के जाना। और दूसरा है फोकस इन क्लास। अब आप ध्यान से सुनिए कि ठीक है, मैं तो ओम्स लॉ के बारे में ये पढ़ के आया था, जरा अब मैं मास्टर जी को देखता हूं कि ये मुझे ओम्स लॉ के बारे में क्या बात बताएगा। तब आप बहुत ढंग से टीचर को सुन रहे होंगे कि हाँ उसमें वो ये बात कहने की कोशिश कर रहा है, तो आप रिलेट कर रहे होंगे कहीं ना कहीं कि हाँ यार ये बात तो मैंने वहां पे पढ़ी थी, लेकिन इसका मतलब मुझे वहां पे कुछ और समझ आया था, अभी कुछ और लग रहा है, या मतलब इसको मुझे नहीं समझ आया था, अभी मुझे समझ आया। आप बिल्कुल ध्यान से फोकस रहें क्लास में और एक एक वर्ड्स को सुने, समझें कि क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कई बार एक पैराग्राफ या फिर एक लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए टीचर को 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखी हुई हैं और एकदम से उसके अंदर बहुत चीजें छिपी हुई हैं, उन लाइन के अंदर पूरा डेटा छिपा हुआ है। तो आप बड़े ढंग से फोकस होकर क्लासरूम में सुनिए। अब आपने क्लासरूम में भी सुन लिया, यानी कि आपने अपनी बुद्धि भी लगाई, अपने आप को भी पूरा फोर्स किया, पूरा फोकस किया और आपने पढ़ाई की उस टॉपिक की। दूसरा, उस ज्ञानी आदमी, उस टीचर से आपने पूरे का पूरा उसका मतलब समझा कि वो कहना क्या चाहता है। अब तुम्हारे पास दो नॉलेज हो गई, खुद का दिमाग और आपने जो क्लासरूम में फोकस किया, उस फोकस से जो भी नॉलेज आपको समझ आई वो नॉलेज। अब आप बड़े ढंग से लाइन बाय लाइन एकदम से कॉम्पैक्ट नोट्स तैयार करिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। खुद के दिमाग का एनालिसिस करिए, टीचर्स ने जो पढ़ाया उस पर ध्यान दीजिए और फिर उनके नोट्स बनाइए। तब आप उनके नोट्स बनाते हैं तो आप एकदम से पक्के से समझदार हो जाते हैं कि हाँ एनसीईआरटी के इस टॉपिक में या इस बुक में या इस सब्जेक्ट में किस तरह की बातें उसने कही हैं। और अगर आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज को समझ गए, आपका पहला ही काम हो गया। आप समझो क्वेश्चन की लैंग्वेज को 100% समझ जाएंगे। और अगर आप बच्चों क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए तो फिर डेफिनेटली आप कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करेंगे और आपके क्वेश्चंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप फॉर्मूला कॉन्सेप्ट अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करेंगे और एक बार क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो गया फिर आपका रिदम बन जाएगा, फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये तरीका है और ये बुक जो है ये बहुत खास है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से, यानी कि प्रॉपर तरीके से लिखी हुई, बट देरी किस बात की है? उसको समझने की, उसके अंदर घुसने की, लाइन में अंदर तक एकदम से तह तक जाने की, जड़ तक जाने की। तो इस बुक को फॉलो अप करना स्टार्ट करिए। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। इस बुक में आपको जरूर थोड़ी सी हेल्प लग सकती है, तो उसमें मास्टर की जो बातें हैं उन पे फोकस करिए, उस चीज को समझिए, उसके बाद घर आकर फिर से उसको एनालाइज करिए, उसके हर एक लाइन से नोट्स बनाइए, बड़े ढंग से, बहुत ढंग से बुक को पढ़ने की कोशिश करिए। क्योंकि जितने भी टॉपर्स होते हैं या जो भी अच्छा स्कोर करते हैं उनसे आप पता करना वो एनसीईआरटी बुक को पक्का 101% पढ़ते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, रिकमेंडेशन दे रहा हूं, आपको सलाह दे रहा हूं कि आप लोग भी एनसीईआरटी बुक को बड़े ढंग से फॉलो करें। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको फिर कोई अच्छे सुझाव दूंगा। खैर ये बहुत अच्छा है, इसको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। चलिए बच्चों, अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसी नई चीज की। पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।